राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच बाद में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय पुजारी जी, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर युवराज, नाटन मैडम, इस कार्यक्रम की संयोजिका दशहरा मैडम और समारोह के मंच संचालन करने वाले हमारे सचिन अग्रवाल जी, महाविद्यालय के समस्त हमारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं लगातार कि ये आयोजन जो है वो विश्व एड्स दिवस के ऊपर आयोजित किया गया है और इसके बारे में विस्तार से जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन्होंने आपको बताया कि ये कैसे हो सकता है, क्या इसके लक्षण हैं। मेडिकल दृष्टिकोण से पूरी बात उन्होंने विस्तार से आपको बताई। उसके बाद बहुत कुछ बताने के लिए नहीं रह जाता, लेकिन क्योंकि दो मंचों के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित है, जैसा कि कार्यक्रम के संचालन में डॉक्टर सचिन ने आपको बताया कि एक का है ह्यूमैनिटी और एक में लिखा है मैं नहीं आप, तो हम इस पर फोकस करते हैं कि एक जागरूक स्टूडेंट का, एक समाज में जागरूक छात्र और छात्रा जो कि महाविद्यालय में अध्ययन करता हो, उसका अपने समाज के प्रति क्या रोल हो सकता है किसी भी समस्या में। एड्स में ही नहीं, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में वो अपने कर्तव्य का, अपने दायित्वों का किस तरह से निर्वहन कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द की रोज की घटनाओं को, अपने साहित्य को, अपने न्यूज़पेपर्स को, अपने डिजिटल मीडिया को, तो हम देखते हैं कि पूरा समाज जो है या पूरा विश्व जो है वो निगेटिव घटनाक्रम से भरा पड़ा हुआ है और उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो 24 घंटे हमारे साथ में मौजूद है, वो एक मिनट भी हमारा पीछा छोड़ता नहीं। तो ऐसे समाज में, ऐसे वातावरण में हम अपने आप को किस तरह से बहुत पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं विचारों के माध्यम से, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में, क्योंकि हम जैसी संगत में रहते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में जन्म लेने लगते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम विचारों से घिर के वैसे ही बन जाते हैं। तो उसके अंदर जो है, जो हमारी सबसे बड़ी इम्यूनिटी पावर है वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल। ये हम स्वयं को नियंत्रित कर सकें तो, अगर हम स्वयं को नियंत्रित करने की कला जानते हैं तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में HIV और एड्स जैसी बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। जिस व्यक्ति का आत्मनियंत्रण समाप्त हो जाता है किसी भी रूप में, वो व्यक्ति जीवन में बहुत सफल हो नहीं पाता। अभी आपको ये बातें अपनी आयु के हिसाब से बहुत हल्की या बहुत अप्रभावी लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके जीवन के अगले पड़ाव में आना शुरू करेंगे, जब आपके दूसरी तरह के जीवन शुरू होंगे, तब आपको ये बातें बहुत याद आएंगी। ये छोटे छोटे शब्द आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है संतुलित जीवन जीना, और संतुलित जीवन का मतलब ये होता है कि कोई चीज हम पे बहुतायत में भी है तो हम उसका समाज के लिए कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। अपने लिए तो सब लोग उपयोग करते हैं, अपने धन का, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का, लेकिन जब कोई चीज आपके पास बहुतायत में हो और आपको लगता है कि ये मेरे पास है, इससे समाज का भी भला हो सकता है और मेरी कोई हानि नहीं होगी। समाज का भला होगा तो राज्य का भला होगा, राज्य का भला होगा तो राष्ट्र का भला होगा, और जब राष्ट्र का भला होता है तो भलाई चारों तरफ फैलती है, उसके चारों तरफ चौतरफा प्रभाव होते हैं। तो हम एक छोटी इकाई जरूर है समाज की, लेकिन हम पे अपने समाज को निर्माण करने की एक बहुत बड़ी ताकत हमारे ऊपर है। भारत के अंदर ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं हमारे महानुभावों के कि एक व्यक्ति ने अपने प्रभाव से पूरा जीवन लोगों का परिवर्तित कर दिया। सैकड़ों की तादाद में ऐसी कहानी है।
कहानी नहीं है, बल्कि वो सत्यता है कि व्यक्ति एक निकला लेकिन उसमें कारवा जोड़। तो परिवर्तन के लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारी भीड़ हमारे साथ हो। परिवर्तन की आवाज में अगर सत्यता है, सच है, आत्मबल है, आत्मनियंत्रण है, तो अनायासी एक बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ जाता है और परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से आपको यही संदेश दे सकता हूं कि करुणा का भाव आपके मन में हो, दूसरे की सहायता करने का भाव आपके मन में हो। सहायता के करने के बदले हमें क्या मिलेगा, ये भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम करुणा से किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं देखते कि हमें इसके बदले क्या मिलना है। बहुत बचपन की मैं बात बताता हूँ, शायद 12-14 साल का हुआ, मैंने टीवी पे एक फिल्म देखी थी, डॉक्टर कुट्टीस की अमर कहानी। आज मेरी आयु 61 साल की है। 13-14 वर्ष की मेरी अवस्था रही होगी उस समय, मैं शायद 10th में भी नहीं था और कमी होगी। लेकिन उस कहानी ने मेरे जीवन को बड़ा जबरदस्त असर छोड़ा कि वो जिन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं वो शत्रु देश है, चाइना, और वहाँ के जो घायल सैनिक, उनकी वो सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं। तो ये भाव उनका जाता रहा मन से कि मैं किस सैनिक की सेवा कर रहा हूँ, और अंत में सेवा करते करते शायद मुझे सही ध्यान हो तो वहाँ उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो भारत लौट भी नहीं पाते। और चाइना में भी उनका बड़ा सम्मान है आज की डेट में भी जब लोग उनकी बात करते हैं। तो सेवा का जो भाव होता है, हम ब्लड देने जा रहे हैं, हमारा ब्लड किसको चढ़ेगा ये हमें नहीं सोचना, किसी को भी चढ़ा। ये नहीं कि हम केवल अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए हमने ब्लड डोनेट किया, वो किसी भी जरूरतमंद को चढ़ सकता है। ये विचार करना हमारे व्यर्थ है कि वो किसको चढ़ेगा, हमारे अपने को चढ़ेगा, किसी दूर को चढ़ेगा। विचार एक ऐसी चीज है कि आप जब 24 घंटे पॉजिटिव थ्योरी को अपने मन में जगह देते हो, मुझसे बेहतर शायद मैडम बैठी हैं साइकोलॉजी की, ये बड़ी प्रैक्टिस की चीज़ है, अभ्यास की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। हम कहते हैं बड़ा आसान है, लेकिन ना, क्योंकि हमारा जो मन है वो इतना चंचल है कि हम इस बात का एनालिसिस नहीं कर पाते कि हम निगेटिव विचारों में घिरे हुए हैं या पॉजिटिव विचारों में घिरे हुए हैं। हमें लगातार अभ्यास, हमारी सारी पूजा पद्धति, हमारा सारा धर्म ज्ञान, हमारी नॉलेज, वो हमें इसी बात की ओर प्रेरित करती है कि हम मन को निगेटिविटी की तरफ जाने ही न दें। जैसे ही हम मन को निगेटिविटी की तरफ से खींच के पॉजिटिव रोल में लाते हैं तो हमारे जो मन का भाव होता है, हमारी जो वाणी होती है, हमारी जो विद्या होती है, हमारा जो ज्ञान होता है, वो अपने आप स्वतः ही निकलने लगता है। हमें उसका अनुभव होना हो, समाज को, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ही मंच, रेड क्रॉस, दुनिया में कहीं भी लड़ाई चल रही हो, कहीं कोई आपदा आई हुई हो, कुछ भी हो, आपको रेड क्रॉस का बैनर वहाँ मिल जाएगा। रेड क्रॉस वाले पहुँच जाते हैं वहाँ, चाहे वो गाजा पट्टी की लड़ाई हो, यूक्रेन रूस का युद्ध हो, और उनको परमिशन भी देते हैं। वो राष्ट्र युद्ध के बीच में भी सेवा करने की परमिशन मिलती है कि वो जा सकते हैं, राष्ट्र सामग्री पहुँचा सकते हैं, घायलों की सहायता कर सकते हैं, भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना ये ऐसा मंच है कि आप किसी भी तरह से, किसी भी पॉजिटिव विचार के साथ समाज की सेवा कर सकते हैं। अब तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित ही नहीं होते, और समाज की व्यवस्था ऐसी हो गई है, मैं कई बार कहता हूं कि जहां हम लोगों को मौजूद होना चाहिए वहां भी हमारी अनुपस्थिति अब देखने को मिलती है। हम बहुत कुछ चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं। धन जीने के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन धन के सिवा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धन की ही श्रेणी में आती हैं। किसी का सच्चा साथ, कोई आपका सच्चा मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर, आप सोचना कि आपने कभी उसको बनाया है या नहीं बनाया। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है या नहीं कि रात के 12 बजे भी आप उसको फोन करो तो वो आपसे ये ना पूछे कि मेरी जरूरत क्या है, बस ये कहे कि मैं आता हूं। ऐसा सोचना कि क्या आप इतने निस्वार्थ हैं जीवन के अंदर, क्या आपने कोई ऐसी मित्रता बनाई है अपने संग कि वो रात के 1 बजे भी अगर आप किसी परेशानी में हो और केवल आपका फोन कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, और वो ये ना पूछे कि क्यों, और वो आपके पास चला आए। क्या ऐसा कोई मित्र है?
क्योंकि स्वार्थ से भरे जीवन के अंदर ऐसी मित्रता होना बड़ा एक सपने की तरह है, एक ड्रीम की तरह है। लेकिन जिनके पास ऐसे मित्र होते हैं, ऐसे निस्वार्थ लोग जिनके संग जुड़े हुए होते हैं, तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। वो भी धन की श्रेणी में ही आते हैं। धन का मतलब ये नहीं है कि बैंक में कितना बैलेंस है, जेब में कितने पैसे पड़े हुए हैं, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हम कितना शौक कर सकते हैं, हम कितना सोना चांदी पहन सकते हैं। ये धन का मतलब नहीं है। धन का मतलब ये है कि जब आप किसी को आवाज़ दें तो वो कितनी जल्दी दौड़ के आ सकता है आपके पास। आपके चरित्र को देखते हुए, आपकी आदतों को देखते हुए, आपकी विचारधारा को देखते हुए कितने लोग आपके संग जुड़े हुए हैं। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपनी विचारधारा से 10-5 लोगों को भी कभी जुटा सकें अगर आप पे कोई समस्या आए तो ऐसे भाव कब पैदा होते हैं? जब हमारे मन के अंदर 24 घंटे पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं जो हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं। और जब वो हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं तो ज्ञान के मार्फत से वो हमारी सरस्वती रूपी जीवा से निकल के बाहर समाज तक पहुंच जाते हैं। उसको कहते हैं सही शिक्षा, सही ज्ञान। क्योंकि हमारा जीवन झूठ की खोज के लिए नहीं बना। हमारा जीवन किस लिए बना है कि हम सत्य की खोज करते हैं किसी भी रूप में। मंदिर में पूजा भी करते हैं तो मूर्ति को भगवान मान के करते हैं ना कि वो खड़ा है। सत्य की खोज के भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो समाज है, वो कभी अंधकार की ओर नहीं चला, हमेशा प्रकाश की ओर चला। वो कभी असत्य की ओर नहीं चला, हमेशा सत्य की ओर चला। जब ऐसे विचार हमारे युवा वर्ग के मन में पड़ेंगे, ऐसा साहित्य वो पढ़ेगा, ऐसा वो अपना जीवन यापन करेगा, तो निश्चय ही जो ये हमारी संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस या राष्ट्रीय सेवा योजना या एनसीसी या बहुत सारी स्काउट एंड गाइड में जिसमें आप करते हो, तभी उनके उद्देश्य सार्थक होंगे। क्योंकि किसी भी देश की जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट है, जो युवा शक्ति है, वो उस देश का प्राण है। वो उस देश की वो किताबें हैं जो अभी शुरू हुई हैं। वो किस तरह से अपने पृष्ठों को पढ़ेंगे, किस तरह से उन किताबों का अर्थ लेंगे, किस तरह से उन अर्थों को अपने जीवन में उतारेंगे, वो युवा पीढ़ी का जो दायित्व है कि वो किस तरह की विचारधारा के ऊपर चलना चाहती है। समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है, उस बीच में हमें एक ऐसा रास्ता चुनना है जिससे हमें लगे कि हम एक संतुलित जीवन जी रहे हैं और बहुत कुछ इकट्ठा करने की जीवन में जरूरत नहीं है। संचय का त्याग करना चाहिए, क्योंकि संचय अंत समय में हमारे लिए सबसे बड़ा भार हो जाता है। सारे झगड़े वहीं से शुरू होते हैं। जितना हम त्याग की भावना अपने जीवन में रखें उतना हमारा जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि संचय में भार इकट्ठा होता चला जाता है और मृत्यु के समय वो भार बड़ा परेशान करता है। अभी तो तुम्हें उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तुम्हें एहसास पड़ेगा कि जो चीज़ मैंने इकट्ठा की वो बंधन के रूप में मुझे जकड़ के बैठ गई। तो बंधनों को काटने का नाम जीवन है, संतुलन का नाम जीवन है, पवित्र विचारों को अपने मन में जगह देने का नाम जीवन है और सत्य के मार्ग पर चलने का नाम जीवन है। इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर से आपने जैसा अपने उद्बोधन में सब बच्चों को जो अपने ज्ञान से बच्चों का ज्ञान वर्धन किया, और एक शब्द जो मैंने सर का लास्ट में सुना कि सर ने एक शब्द बोला संतुलन। बेटे जीवन में केवल एक संतुलन मतलब एक बैलेंस मेंटेन कर लिया तो हर लाइफ में हर समस्या से बाहर निकल पाते। तो सर का एक शब्द को, हर एक शब्द को ध्यान से सुनो, और जितना सर ने राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस, इसको बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने रख दिया, तो मैं सर को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि कार्यक्रम समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर विनय कुरियाल जी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने अपना व्यस्ततम समय से पीछे बेटा आयुष होंगे क्या बेटा डॉक्टर साहब को अगेन अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ में अपने महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक
प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मल्होत्रा जी के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि जब भी वो महाविद्यालय में रहते हैं तो सभी शिक्षकों का और सारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। साथ में मैं अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर युवराज शर्मा जी का भी डिग्री गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मंच पे आसी डॉक्टर सविता कन्नड़ तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्मिता बसेरा जी जो कल से पूरी मेहनत में लगी हुई है कि उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ में मेरे सभी प्राध्यापक जो इस कार्य में लगे रहे और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने साथ दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जैसा हमारी रेड क्रॉस संस्था में मेरे साथ में मैं हूँ मॉडल के रूप में, मेरे साथ में डॉक्टर स्मिता बसेरा जी हैं और डॉक्टर विशाल शर्मा जी हैं। उन सबका अगेन पुनः दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल एसेट है हमारे महाविद्यालय की मेरे बच्चे, उन सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि और इसके साथ ही जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उसके पीछे जैसे कहते हैं कि कोई मूवी बनाते हैं तो पीछे डायरेक्टर काम करते हैं, उसी टाइप से हमारा बैक में एक ऑफिस भी काम करता है। तो मैं अपने ऑफिस के सभी गणेश कलवा जी, सरोज मैम, अपना सनी और जितने भी मेरे सभी साथी हैं उन सबका दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और अंत में मैं अपने बच्चों को पुनः धन्यवाद प्रेषित करूँगा। बच्चों की तालियां बज रही हैं तो मैं आपसे एक, जैसा मैंने आज थोड़ा जल्दी में आपके ग्रुप बनाए, अगली बार जब ग्रुप बनाएंगे तो थोड़ा सा प्लान वे में बनाएंगे तो काम दिखेगा, फिर आपको हम लोग प्राइज भी देंगे। मैं प्राचार्य महोदय की